पिछले कालांश में हमने संघट प्राचल बी तथा प्रकीर्णन कोण के मध्य क्या सूत्र है, क्या संबंध है, वो पढ़ा था। तो इनके संबंध के आधार पर हम इस कालांश में रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र क्या है, कितनी संख्या में कितने पार्टिकल किस किस एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, प्रकीर्णित होंगे, उनकी प्रायिकता क्या है, एंगल पे किस प्रकार निर्भर करते हैं, इनका अध्ययन हम इस कालांश में करने वाले हैं। तो माना कि ये कोई नाभिक है, इसकी जो न्यूनतम संघट दूरी है वो b है। जब नाभिक के सिद्ध में अल्फा कण आता है तो उसका अधिकतम प्रकीर्णन होता है। जब b बराबर 0 होती है तो 180 पर वापस लौट जाता है, यानी कि जिस कण पे पथ आए, जिस पथ पे अल्फा कण आया था उसी पथ पर वापस लौट जाता है। कोई दूसरा अल्फा कण यहाँ से आया, जस्ट टच कर रहा है किसी प्रकीर्णन कोण थीटा पे प्रकीर्णित हो रहा है। जो जो दूरी बढ़ेगी प्रकीर्णन कोण का मान कम होता जाएगा। तो नाभिक के चारों ओर पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल, चूंकि ये डिस्टेंस b है तो ये जो क्षेत्र है प्लेन में वो पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल अर्थात टक्कर प्राचल 0 से b के मध्य, यानी कि नाभिक से लेकर संघट प्राचल b के मध्य आपतित होने वाले अल्फा कण थीटा या इससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। चूंकि हमने यहाँ पर जस्ट इसकी बाउंड्री पर थीटा प्रकीर्णन कोण माना है, तो जो जो हम नाभिक की तरफ बढ़ेंगे प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ता जाएगा। क्षेत्रफल जो पाई बी स्क्वायर है को प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहते हैं। अल्फा कणों का प्रकीर्णन इस क्षेत्रफल पाई बी स्क्वायर के अतिरिक्त अल्फा कणों का प्रकीर्णन है वो इस पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल तो निर्भर करता ही है, इसके अलावा इसमें स्थित सवर्ण नाभिकों की संख्या पर कि भाई कितने सवर्ण नाभिक हैं पर भी निर्भर करेगा। यदि सोने के सवर्ण के प्रति एकांक आयतन में नाभिकों की संख्या स्मॉल n मान ली जाए तथा पन्नी की मोटाई t हो, ये जो फॉइल ली गई है वो यदि वो t मोटाई की हो, तो पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल में सोने के नाभिकों की जो संख्या है वो वॉल्यूम इनटू एकांक वॉल्यूम में जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। तो इसका वॉल्यूम तो पाई बी स्क्वायर इंटू टी होगा और स्मॉल n से गुणा कर देंगे तो इस पन्नी में जो नाभिकों की संख्या है वो पाई बी स्क्वायर एन टी होगी। अतः अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र है वो इतनी संख्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है, तो पाई बी स्क्वायर एन टी हो जाएगा। क्योंकि पाई बी स्क्वायर एक के कारण है, जितने भी यहाँ पर नाभिक होंगे उसी अनुसार उतने गुणा हो जाएगा, तो पाई बी स्क्वायर एन टी। इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। तब आपतित एक अल्फा कण के थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होने की जो प्रायिकता है वो इसके प्रकीर्णन क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है। तो प्रायिकता F बराबर पाई बी स्क्वायर एन टी। यदि एकांक आयतन में नाभिकों की संख्या ज़्यादा है तो प्रायिकता ज़्यादा होगी, यदि नाभिकों की संख्या कम है तो प्रायिकता कम होगी। अतः प्रायिकता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रकीर्णन परिक्षेत्र। तो प्रायिकता F बराबर पाई बी स्क्वायर एन टी। बट हमें पता है कि b बराबर j/2 कोट थीटा/2, b बराबर j/2 कोट थीटा/2 यहाँ रख दें तो प्रायिकता F बराबर पाई एन टी। j की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, b की वैल्यू रख के स्क्वायर किया तो j स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 4। अतः थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य एक अल्फा कण के प्रकीर्णित होने की जो प्रायिकता है df, वो ये जो ऊपर वाला व्यंजक है इसका हम अवकलन कर देंगे और ऋणात्मक चिन्ह को हम छोड़ देंगे सरलता के लिए, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह इसकी कमी को बताता है। तो इसका अवकलन कर ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ने पर
डी एफ बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एन टी जे स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यदि प्रारंभ में रिएक्शन के प्रारंभ में N0 अल्फा कण सोने की पन्नी पर आपतित होते हैं, तब थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या है वो होगी डी एन बराबर प्रारंभिक संख्या इंटू प्रायिकता। तो डी एन बराबर N0 इंटू डी एफ, तो 1/4 पाई एन टी कैपिटल N0 जे स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 3। चूंकि प्रकीर्णित अल्फा कणों को संसूचित करने वाला जो संसूचक है वो यदि सोने की पन्नी से r दूरी पर स्थित है, तब थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के बीच प्रकीर्णित अल्फा कण एक वलयाकार आकृति में जाएंगे, यानी कि एक वलयाकार आकृति बनाएंगे, थीटा और डी थीटा के मध्य बनाएंगे, और वो जो संसूचक है वो उन अल्फा कण प्रकीर्णों को संसूचित करेगा कि कितने अल्फा कण प्रकीर्णन हैं वो अमुक रिंग के अंदर, यानी कि थीटा और डी थीटा के मध्य आकर प्रकीर्णित हो रहे हैं या आकर प्रक्षेपित हो रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो तीर का चिन्ह है ये आपतित अल्फा कण को दर्शाता है। मूल बिंदु से ये r दूरी पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, दूसरा थीटा प्लस डी थीटा पर ये पॉइंट है। तो ज्यामिति से, त्रिकोणमिति से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो r साइन थीटा होगी, तथा इस वलय के की जो चौड़ाई है वो r डी थीटा हो जाएगी, r डी थीटा। अतः थीटा से थीटा प्लस डी थीटा प्रकीर्णन कोण के मध्य बनने वाला जो क्षेत्रफल है, अब इस यदि रिंग का हम क्षेत्रफल निकालना चाहिए तो रिंग का क्षेत्रफल यदि हम इसको काट कर आयत के रूप में, एक रेक्टेंगल के रूप में इसको यदि जचा लें, रख लें, तो उस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 2 पाई r साइन थीटा होगी, 2 पाई r साइन थीटा होगी, और चौड़ाई है वो r डी थीटा होगी, यानी कि भी लंबाई है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। यदि जो इस रिंग की वलय की जो चौड़ाई है वो कम है तो हम इस वलय की जो लंबाई है वो 2 पाई r साइन थीटा मान सकते हैं तथा r डी थीटा इसकी चौड़ाई मान सकते हैं। अतः उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है r 2 पाई r साइन थीटा, चौड़ाई है r डी थीटा। तो दोनों का जो गुणनफल है वो इस वलय के क्षेत्रफल को दर्शाएगा। अतः थीटा से थीटा प्लस डी थीटा प्रकीर्णन कोण के मध्य बनने वाला क्षेत्रफल है उसे डी ए से हम डिनोट करेंगे, माना कि वो डी ए है। अतः डी ए बराबर 2 पाई r साइन थीटा वलय की परिधि इंटू r डी थीटा वलय की चौड़ाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई है वो क्षेत्रफल को दर्शाएगी। अतः डी ए बराबर 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अतः इस क्षेत्रफल के प्रति एकांक मान पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या है उसे हम n कोष्टक में थीटा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो n थीटा बराबर डी एन
अपॉन डी ए। यहाँ हमने डी एन पहले ज्ञात कर चुके हैं। डी एन है N0 DF यानी कि 1/4 पाई एन टी N0 J स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 पाई एन टी N0 J स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। समीकरण नंबर 4 दे दिया है। अब इस समीकरण में हम ये जो J है, J की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 4k Z2 ई स्क्वायर अपॉन MV0 स्क्वायर करेंगे जो पहले ज्ञात की हुई है हमारी, तथा साइन थीटा को यदि अर्ध कोण के रूप में लिखें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 पुट करेंगे। यानी कि यहाँ साइन थीटा की जगह हम 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखेंगे, जिससे जो राशि कटती है उसे काट देंगे और जो हमें अब फाइनली जो राशि प्राप्त होती है, फाइनली जो व्यंजक प्राप्त होता है J का मान और साइन थीटा को सोल्व करने पर, वो हमें प्राप्त होता है n थीटा बराबर N0 स्मॉल n t अपॉन 16r स्क्वायर कोष्टक 4k Z2 ई स्क्वायर अपॉन MV0 स्क्वायर का होल स्क्वायर कोसेक की घात 4 थीटा बाई 2। यहाँ पर N0 है वो अल्फा कणों की प्रारंभिक संख्या है, स्मॉल n है वो एकांक आयतन में श्रवण नाभिकों की संख्या है, स्मॉल t है वो उस फॉइल पन्नी की मोटाई है श्रवण फॉइल की, r है वो उस वलय की मूल बिंदु से डिस्टेंस है, k है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹, Z2 है Z2 ये श्रवण नाभिक का आवेश है, m है अल्फा कण का द्रव्यमान है, V0 अल्फा कण का प्रारंभिक वेग है, कोसेक की घात 4 थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा प्रकीर्णन कोण है तो थीटा बाई 2 अर्ध प्रकीर्णन कोण है, तो ये अर्ध प्रकीर्णन के कोसेक की चौथी घात के समानुपाती आया है यहाँ पर। अतः n थीटा बराबर N0 n t अपॉन 16r स्क्वायर k स्क्वायर बाई 4 Z2 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 MV0 स्क्वायर का होल स्क्वायर कोसेक की घात थीटा बाई 2। ये समीकरण 5 रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र कहलाता है। इस सूत्र के अनुसार प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रकीर्णित अल्फा कण हैं उनकी जो संख्या है n थीटा प्रोपोर्शनल टू होती है कोसेक की घात 4 थीटा बाई 2 या 1 साइन की घात 4 थीटा बाई 2, यानी कि अर्ध प्रकीर्णन कोण के कोसेक के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यदि हम साइन के रूप में कहें तो अर्ध प्रकीर्णन कोण के साइन के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। n थीटा प्रोपोर्शनल टू t, यहाँ t ऊपर आ रहा है यानी कि मोटाई के समानुपाती है। यदि फाइल की मोटाई ज़्यादा होगी तो जो प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कण हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। n थीटा प्रोपोर्शनल टू Z2 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि भारी नाभिक लेंगे जिसके लिए z का मान अधिक है तो प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या अधिक होगी, तथा n थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/2 MV0 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 1/2 MV0 स्क्वायर है वो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी
तो प्रकीर्णन कोण का मान कम होगा, वो अपने पथ से कम विचलित होंगे, सीधी रेखा में गति करने की उनकी प्रायिकता ज़्यादा होगी। यदि अल्फा कणों की ऊर्जा कम है तो ये गतिज ऊर्जा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी तो उनके जो प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या है उसका मान ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम इस समीकरण 5 के द्वारा रदरफोर्ड का प्रकीर्णन सूत्र प्राप्त कर प्रकीर्णन होने वाले कण किन किन घटकों पर निर्भर करते हैं उनका विवेचन कर सकते हैं।